नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या संयुक्त राष्ट्र 24 घंटे में गजा के उत्तरी हिस्से से 10 लाख लोगों को हटाकर दक्षिणी हिस्से में ले जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि इजराइल ने उससे कहा है कि 24 घंटे के भीतर ही अपने स्टाफ और नागरिकों को वहां से हटाना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस तरह का विस्थापन नामुमकिन है और इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। बिना बिजली के गजा के भीतरी इलाकों तक यह खबर कैसे पहुंच रही है, कहना मुश्किल है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र के इस बयान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पत्रकारों से कहा है कि हम समय देने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि यह काम 24 घंटे में नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे इस तरह से छापा है कि इजराइल की सेना ने संकेत किया है कि 24 घंटे की डेडलाइन नहीं है। इजराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिण की तरफ सुरक्षित रास्ता देने के लिए हमने अपने हमले को नियंत्रित किया है, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि गजा शहर के सभी शहरी को वाडी गजा के दक्षिण की ओर चले जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए यह जगह खाली करनी होगी। जब अगली घोषणा होगी तभी वे अपनी जगह पर लौट सकते हैं। इजराइल की सीमा से लगी तारों की तरफ जाने की कोशिश ना हो। हमास गजा के भीतर है और गजा के मासूम लोगों के घरों में रह रहा है। इजराइल की सेना के इस बयान से साफ नहीं है कि इतने सारे लोग कहां चले जाएंगे और जब उनकी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो लौटकर कहां रहेंगे। हमने आपको 12 अक्टूबर के वीडियो में गजा से रिपोर्ट कर रही पत्रकार प्लेस्तिया के बारे में बताया था। इंस्टाग्राम पर प्लेस्तिया अलकाद और पत्रकार मोताज अजैजा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इजराइल ने 11 लाख लोगों से कहा है कि दक्षिणी गजा की ओर चले जाएं। वे चाहते हैं कि गजा खाली हो जाए ताकि उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि उन्हें दुख था कि परिवार के लोग और घर खत्म हो गए, पर अब हम अपनी पूरी मातृभूमि खोने जा रहे हैं और किसी को हमारी कोई परवाह नहीं। हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने लिखा है कि क्या हम 20 किलोमीटर चलकर जाएंगे? कहां जाएंगे? क्या हम सड़कों पर रहेंगे? आपने देखा होगा कि हम 3 दिनों से वीडियो में गाजा बोल रहे हैं, फिलिस्तीन बोल रहे हैं। किसी ने संशोधन किया है कि गजा बोलिए और फिलिस्तीन बोलिए, तो हम आज से सुधार कर रहे हैं। यह भयानक कहर है। इजराइल की सेना को साफ साफ बयान देना चाहिए कि ऐसा कोई आदेश है भी या नहीं। वह यह भी बताए कि गजा के लोगों का क्या होगा। अगर लोग नहीं भाग पाए तो क्या वह हमला रोकेगा? वहां के लोगों ने कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं होगा, प्यासे होंगे। इस हाल में उनसे कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग 20 किलोमीटर पैदल भागकर दक्षिण की तरफ चले जाएं। वहां उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। यहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि उनसे उनकी मातृभूमि छीन ली जा रही है। उसके बाद इजराइल क्या करेगा, सभी को अंदाजा है। इतने सारे लोगों का एक साथ भागना भी संभव नहीं। भगदड़ मच जाएगी। लगता है इजराइल बम के साथ साथ लोगों को दहशत और भगदड़ से मार देना चाहता है। बहुत लोग निकलने भी लगे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इजराइल की सरकार बदहवास हो चुकी है। उसे लगता है कि गजा के आम लोगों को मारकर ही हमास का बदला लिया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर पर बयान जारी किया है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहां तक कि युद्ध के नियम भी होते हैं। हर किसी को उसका आदर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून युद्ध से घिरे नागरिकों की रक्षा के लिए है। बिना किसी भेदभाव के उन तक मानवीय मदद पहुंचाना ही हमारा मकसद है। यही नहीं, जिनीवा कन्वेंशन के नियमों के बारे में एक लिंक भी ट्वीट कर दिया गया है ताकि लोग पढ़ सकें। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। उसने 3 लाख से अधिक नागरिकों को वर्दी पहना दी है, हथियार सौंप दिया है। गजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल की लड़ाई एक आतंकी संगठन से है, ना कि गजा की जनता से। हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर हम हमास, आईसिस को अपने बॉर्डर के पास नहीं रख सकते। अब इस बयान पर यकीन कौन करेगा? तमाम तस्वीरें आ रही हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और इजराइल कह रहा है हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।
पड़ोसी देश जॉर्डन का कहना है कि इजराइल गजा तक मदद पहुंचाने नहीं दे रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि शनिवार से लेकर अब तक 4 लाख से अधिक लोग गजा से विस्थापित हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इजराइल गजा पर सफेद फास्फोरस बरसा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल से नागरिकों को गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले घाव हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसे 2 वीडियो की पुष्टि की है जिनमें गजा शहर के बंदरगाह और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हवाई हमले से सफेद फास्फोरस गिराया जा रहा है। सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है और तब तक जलता रहता है जब तक इसे बुझाया न जाए या ऑक्सीजन की कमी ना पैदा हो। इसके जलने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। त्वचा के संपर्क में आने पर यह बहुत बुरी तरह से चमड़ी जला देता है, हड्डी तक मांस को पिघलाता है, यह खून में मिल जाता है और आंतरिक अंगों को फेल कर सकता है। घाव की पट्टी खोलने पर फिर से आग पकड़ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। छोटे घाव भी जानलेवा साबित हो जाते हैं। जो बच जाते हैं उनकी त्वचा खींच जाती है और विकलांग कर सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है, जिसके तहत नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। जमीन के मुकाबले हवा से सफेद फास्फोरस गिराना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। इजराइल ने यही किया। इस आरोप को लेकर इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल चमड़ी जलाने से लेकर घर जलाने के काम में लग गया है, पानी बंद कर प्यास से मार रहा है। इसी तरह लोगों के फोन पर कॉल आ जाते हैं कि 3 मिनट में इमारत खाली कर देनी है, बम गिरने वाला है। इतने कम समय में कोई 10वीं मंजिल से नीचे भी नहीं आ सकता, अपने घर से निकलकर कहीं भाग भी नहीं सकता। अब कह रहा है 24 घंटे में 11 लाख लोग दक्षिण के छोटे से हिस्से में जमा हो जाएं। दक्षिणी छोर पर 10 लाख 11 लाख लोगों के पहुंचने से अलग तरीके की ही तबाही आ सकती है। हमास ने इसे इजराइल का फेक प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, कहीं न जाएं। क्या लोग हमास की बात सुनेंगे या संयुक्त राष्ट्र की बात मानेंगे जो उनके लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है? लोग जाएं तो कहां जाएं? इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा है कि गजा के लोग अपनी ही जमीन पर रहें। अस्पताल है नहीं, पानी है नहीं, बिजली है नहीं। इस हालत में उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। गजा का अल शिफा अस्पताल सबका अंतिम आसरा है, मगर यह अस्पताल भी संकट का शिकार है। इसके बाहर मरीजों की भीड़ है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो चल रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि घायल बच्चों को लेकर लोग अस्पताल में घुसने की होड़ कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के शवों की लंबी कतारों के वीडियो साझा किए जा रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने अल शिफा अस्पताल के बारे में लिखा है कि गजा के इस सबसे बड़े अस्पताल में शवों की बाढ़ आ गई है। रिश्तेदारों के पहचान करने से पहले और शव आ जाते हैं। अस्पताल कह रहा है कि उसके पास मरने वालों को रखने के लिए जगह नहीं। अस्पताल के मुर्दा घर में एक बार में 30 शवों को ही रखा जा सकता है। अस्पताल के बाहर पार्किंग लॉट में शवों को रखना पड़ रहा है, कुछ को टेंट में, कुछ को सीमेंट के फर्श पर, कुछ को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। यह अस्पताल वैसे ही अभाव में काम करता है और अब इजराइल के पानी, बिजली, राशन और ईंधन बंद कर देने के बाद हालत और बदतर हो गई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम नाजुक स्थिति में हैं। एम्बुलेंस घायलों तक नहीं पहुंच पा रही है, घायल आईसीयू तक नहीं जा पा रहे हैं और मरने वाले मुर्दा घर भी नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के सभी नियम कायदों को ताक पर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि सारा इजराइल एक ही तरह से सोच रहा है। इजराइल के भीतर भी लोग गजा की इस हालत और इजराइल की क्रूरता को लेकर चिंतित हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हारिज अखबार ने एक फिलिस्तीनी लेखिका का लेख छाप दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के अखबार में कभी ऐसा हो सकता है या इसके गोदी मीडिया के चैनलों पर? हानिन मजदाली फलस्तीनी हैं और हारिज में कॉलम लिखती हैं।
उनके लेख का शीर्षक है गजा को दिए जा रहे सामूहिक दंड को ना कहो। हानिन लिखती हैं कि दक्षिण में परिवार के परिवार खत्म हो गए, युवाओं की लाशें बिछी हैं, बच्चे चीख रहे हैं। इन सभी को देखने और समझने के लिए किसी को गांधी होने की जरूरत नहीं, न संत होने की जरूरत है। इस इलाके में वर्षों से इजराइल की बर्बरता देखने वाली फलस्तीन की एक महिला के रूप में वे इस अपराध को पहचानती हैं, इसलिए साफ साफ कहती हैं कि यह उनके लिए नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। वे लिखती हैं कि मैं इसकी गवाह बनकर कांप रही हूं, लेकिन मैं यह भी समझती हूं कि यह बर्बरता क्यों बढ़ती जा रही है। मैं हमास के हमले को सही ठहराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि बताने के लिए कह रही हूं कि जिसे इजराइल के ज्यादातर लोग वर्षों से नहीं देख सके। नतीजा यह हुआ कि आज वे भी सदमे में हैं। कोई यहां फलस्तीन के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि गजा मिट जाए, जो भी यहां रहता है मिट जाए। इजराइल के लोगों की अंतरात्मा की इस चुप्पी को तोड़ना होगा। हानिन मजादली लिखती हैं कि युद्ध के समय की भी नैतिकता होती है, होनी भी चाहिए ताकि जीवन बचा रहे। एक ऐसे समय में जब इजराइल राष्ट्रवाद की आंधी में है, बदले की नफरत का शिकार है, उसी देश का अखबार फलस्तीन में रहने वाली महिला की आवाज को जगह दे रहा है, छाप रहा है। चिरकुट एंकरों वाले गोदी मीडिया के देश भारत में यह हमले से भी ज्यादा अकल्पनीय और हैरान करने वाली बात है। केवल हारेज नहीं, जेरूसलम पोस्ट के दूसरे पन्ने पर भी एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट इस बहस को छेड़ती है कि गजा में बिजली पानी की सप्लाई बंद करना नैतिक है या ज्यादती है। माइन हॉफमैन सवाल उठा रहे हैं कि हमास ने जो किया उसके बदले में पानी बिजली बंद कर इजराइल नैतिक और कानूनी रूप से सही कर रहा है या नहीं। इस रिपोर्ट में इजराइल की ही एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस गुस्से को समझते हुए कह रहे हैं कि उनके भी छात्र मारे गए हैं, इजराइल कैसे नहीं बदला लेगा। मगर प्रोफेसर यह भी कह रहे हैं कि आपको यह भी याद रखना होगा कि गजा में 20 लाख लोग रहते हैं और सभी आतंकवादी नहीं हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ टैक्टिकल तरीके अपनाए जाएं, इसमें कोई गलती नहीं, मगर पानी बिजली बंद कर देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से गलत है। इस तूफान में इजराइल के 2 अखबारों में इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। जो देश अपने लोगों की मौत के शोक में डूबा है, गुस्से से भरा है, उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं पानी बिजली बंद कर देना गलत है। उसके एक अखबार में फलस्तीनी महिला का लेख छपता है कि हर इजरायलियों को आंखें खोलकर देखना चाहिए कि उनका देश गजा के साथ किस तरह की बर्बरता करता रहा है। कई बार यकीन नहीं होता। ऐसे तमाम मौकों पर भारत के पत्रकारों की रिपोर्टिंग देख लीजिए। गोदी मीडिया का एक एंकर तो नूह की हिंसा के समय परमानेंट सॉल्यूशन की बात करने लगा। बिना अदालती फैसले के बुलडोजर से जब घर गिराए जाने लगे, तब गोदी मीडिया के एंकर ताली बजाने लगे और आप उनके साथ राष्ट्रवादी होने लगे। मगर उसी इजराइल के अखबारों की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए। हारेज में इजराइल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता माइकल सफार्ड का लेख छपा है कि बिल्कुल हमास ने मानवता के साथ अपराध किया है। हम सब जानते हैं कि कौन मारा गया है, कौन अगवा हुआ है। इसका सदमा लिए हजारों की संख्या में इजरायली वर्षों तक चलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी युद्ध के नियम इस तरह से बदला लेने की इजाजत नहीं देते हैं। युद्ध के भी मानवीय नियम होते हैं। गजा कितनी छोटी जगह है, यहां के लोग सारी दुनिया से मिलने वाली मदद के भरोसे जीते हैं। इसके बाद भी दुनिया को यहां की तबाही और त्रासदी नजर नहीं आती। इजराइल के भीतर से ही गजा के लिए आवाज आ रही है। दुनिया के बड़े बड़े नेता गजा को लेकर साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं, मगर वहां की जनता, इजराइल की जनता जो अखबार पढ़ती है, उनमें कितनी तरह की आवाजें हैं। इसी समय में गजा के साथ हो रही नाइंसाफी पर वहां के वकील, पत्रकार, प्रोफेसर सब खुलकर बोल रहे हैं, चीख रहे हैं। इजरायली पत्रकार गिडियन लेवी ने लिखा है कि हम हमास के खिलाफ हैं, गजा के सभी लोगों के नहीं। लेवी ने लिखा है कि इजराइल के बॉर्डर इलाकों की दहशत को समझ पाना मुश्किल है। इससे भी ज्यादा मुश्किल है गजा के रिमल जिले में फैली दहशत को समझना।
गजा की त्रासदी और पीड़ा को समझने के लिए किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं कि कौन ज्यादा पीड़ा में है। हिंदी के कूड़ा अखबारों को उठाकर देख लीजिए, खोजिए कि उनमें इस तरह से खबरें लिखी गई हैं या नहीं। समझिए कि आपके अखबार और चैनल आपको किस तरह की भीड़ में बदल रहे हैं। ये अखबार नहीं चाहते कि आप नागरिक और इंसान बनकर सोचें, जैसा हारिस इस वक्त कर रहा है। बस आपको भीड़ में बदल देना चाहते हैं ताकि आप सभी को एक नेता के पीछे हाँक दिया जाए। इजराइल में उस नेता को अखबार सनकी, तानाशाह और भ्रष्ट लिख रहे हैं, इसी वक्त लिख रहे हैं। सर्वे छाप रहे हैं, बता रहे हैं कि 90% जनता नेतन्याहू को जिम्मेदार मानती है। लेवी की इस लाइन को भारत के पत्रकारिता संस्थानों की दीवारों पर लिख देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान के प्रोफेसरों में इसे पढ़ाने का नैतिक साहस बचा है या नहीं, या राजनीतिक निष्ठा ने उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा, पता नहीं। लेवी की यह पंक्ति आप भी नोट कर लीजिए। वे कहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि हम गजा से आने वाली तस्वीरों से ना हिल जाएं और उनका मजाक उड़ाएं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये इंसान हैं जिन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर शरणार्थी बना दिया गया। हानिन मजदाली लिखती हैं कि मुझे लगता है कि गजा के नागरिकों के अमानवीयकरण के खिलाफ बोलना मेरा नैतिक और सार्वभौमिक फर्ज है इस जगह और उन लोगों के प्रति जो यहां मेरे साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि यह मेरा फर्ज है कि मैं बदले और सामूहिक सजा के खिलाफ बोलूं। बिजली पानी रोकना, नागरिकों को भूखा मारना, गजा के केंद्र का सर्वनाश कर देना, यह किसी भी तरह से सही जवाब नहीं है और कोई उपाय नहीं है। ये सब युद्ध के अपराध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की पत्रकारिता का भविष्य भारत में बचा है, उनके क्लासरूम में बचा है, वाइस चांसलर के कमरे में इस पर बात करने की जगह बची है या नहीं। उन्हें पूछना चाहिए। गिडियन लेवी कहते हैं कि इस समय इजराइल के दक्षिणी भाग में लोगों के साथ खड़े होने के साथ यह भी मुमकिन होना चाहिए कि हम याद रखें कि उस पार भी इंसान रहते हैं। इस समय में भी हमें हमास और गजा के लोगों के बीच फर्क कर पाना चाहिए। इस समय में भी गजा के बारे में मानवीय तरीके से बात कर पाना मुमकिन होना चाहिए। धर्म के नाम पर सनकी हो चुकी राजनीति के इस दौर में हारिस और जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्टिंग होश में लाने का काम कर सकती है भारत में। सोचिए, गोदी मीडिया देखते देखते आप क्या से क्या बना दिए गए। यहां अरुंधति रॉय के 13 साल पुराने भाषण पर यूएपीए लगाने की बात हो रही है। पत्रकार और संपादक चुप हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। उनमें साहस नहीं है कि इसे गलत लिख सकें। लेखकों ने भी बोला तो दबे स्वरों में। इजराइल की सनक पर इन सब का असर नहीं पड़ रहा है। दक्षिणी इजराइल से लेकर तेल अवीव में रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोगों से बंकर में छिपने के लिए कहा जा रहा है। वही गजा के लोगों पर बम गिराने से पहले 3 मिनट का समय दिया जाता है, कभी कभी वह भी नहीं। गजा की आधी आबादी को आधी जगह में अपने आप को किसी तरह से ठूंस लेने के लिए कहा गया है। गजा शहर गजा पट्टी के 5 प्रशासनिक ब्लॉक में से एक है। इजराइल ने कहा है कि उसने बीती रात 750 सैनिक ठिकानों पर हमला किया। इसमें 12 ऊंची रिहायशी इमारतें भी हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस समय गजा के भीतर ही 3,40,000 लोगों का विस्थापन हो चुका है। यह गजा की 15% आबादी है। यह गजा से बाहर नहीं गए हैं, मगर उसी छोटी सी पट्टी में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। 2.25 लाख लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों में शरण ली है। 5 लाख लोगों के पास राशन का जरिया नहीं। बमबारी और ईंधन की कमी के कारण गजा के 5 में से 3 पानी के प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास नई तस्वीरें नहीं हैं। कॉपीराइट नियमों के कारण हम कहीं से भी तस्वीर या वीडियो नहीं ले सकते, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के इस वीडियो का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन चैनलों के पास सब कुछ है वो रिपोर्टर को मानेसर भेजकर पैराग्लाइडिंग कराकर रिपोर्टिंग का मजाक उड़ाने में लगे हैं। लाखों लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। दुनिया कैसे देख सकती है? इजराइल के प्रमुख अखबारों में अब यह बात बहुत सफाई से उभरने लगी है कि हमास और गजा के लोग अलग अलग हैं।
हमास के हमले के लिए गजा के सभी 20 लाख लोगों को इस तरह से नहीं मारा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से कहा है कि वह मानवाधिकार के नाम पर मदद पहुंचाने भर का रास्ता दे, रफा सीमा को खोले ताकि मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। WHO ने कहा है कि इस वक्त में गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अस्पतालों के पास कुछ ही घंटों की बिजली बची है, जनरेटर के लिए भी ईंधन ज्यादा नहीं। इस कारण जीवन रक्षक मशीनें कभी भी बंद हो सकती हैं और मरीजों की जान जा सकती है, इलाज बंद हो जाएगा। अल शिफा में घायलों के इलाज के लिए दवाओं की कमी बढ़ती जा रही है। WHO ने कहा है कि शनिवार के हमले से लेकर अभी तक 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हुआ है। ड्यूटी पर काम कर रहे 11 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई, 16 घायल हो गए, 20 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। समय बहुत कम है, इसलिए इन चीजों की आपूर्ति बहुत कम समय में करनी होगी। इस जंग को रोकने की जरूरत है और मानवाधिकार गलियारा बनना चाहिए ताकि मदद पहुंचे। अल शिफा में कितने ही डॉक्टर होंगे, आप कल्पना कीजिए वे किस तरह से इस हालात में दिन रात मरीजों की जान बचा रहे होंगे। उनके लिए भी यह काम असंभव होता जा रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। क्या अमेरिका किसी नए समाधान की तरफ काम कर रहा है? खुलकर भले बयान ना दे रहा हो, लेकिन इजराइल को रोकना क्या अब उसके लिए संभव है? हमास ने कहा है कि इजराइल के हमले में 13 बंधक मारे गए हैं, मगर उनकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, ऐसी खबरें छपी हैं। कतर में फलस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। आमतौर पर यहां धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं, मगर कतर में फलस्तीन के लिए इजाजत दी गई। बता रहा है यह सब कि अरब देशों की जनता में इजराइल के जवाबी हमलों को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं हैं। काहिरा में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसके बाद विदेश मंत्रियों ने इजराइल से कहा कि औपनिवेशिक शक्ति ऑक्यूपाइंग पावर के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे और 2 राष्ट्र के समाधान के लिए बातचीत की मेज पर आए ताकि आजाद फलस्तीन का गठन हो। लेकिन क्या इजराइल इस बारे में किसी की सुनेगा? फलस्तीन की आजादी और गठन की बात पर क्यों आएगा? मस्कट में यूरोपियन यूनियन और गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन की बैठक हुई, जिसके बाद साझा बयान जारी हुआ कि मानवाधिकार के नियमों का पालन जरूरी है। हमास को भी बंधकों को रिहा करना होगा और गजा में पानी, बिजली, दवा की सप्लाई का रास्ता खुलना चाहिए। इस तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए। 2 राष्ट्र के निर्माण की बात होनी चाहिए। इस संगठन ने भी हमास और गजा के लोगों में साफ साफ फर्क किया है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इजराइल पर दबाव तो बन रहा है, लेकिन सवाल है कि इजराइल की सरकार नेतन्याहू को सुनाई दे रहा है या नहीं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, तब भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकी घटना बताते हुए इसकी निंदा की और ट्विटर पर इजराइल को भरोसा दिया कि इस घड़ी में भारत की जनता उनके साथ है। इसी बयान को विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर दिया। अलग से उस दिन विदेश मंत्रालय का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। एक दिन बाद 8 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने यह बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फलस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती और इसे रोकना चाहिए। अगले दिन 9 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अपने बयान के आखिर में फिर से इजराइल हमास हिंसा पर एक और बयान देती है, जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फलस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले
अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कांग्रेस के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव पाकिस्तान और तालिबान से मेल खाता है। तीनों ही हमास की निंदा नहीं करते, इजराइल पर हमले की निंदा नहीं करते, जो महिलाएं और बच्चे बंधक बनाए गए हैं उन पर कुछ नहीं कहते। राष्ट्रहित का बलिदान कर तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में है। इस ट्वीट में हेमंता पाकिस्तान के बयान को भी शामिल करते हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद हैं, मीडिया को बयान देते हैं कि हमास और फिलिस्तीन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमास एक आतंकी संगठन है। अफसोस की बात है कि जब सारी दुनिया हमास के आतंकी हमले की निंदा कर रही है, तब कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते अपनी कार्य समिति के प्रस्ताव में ठीक से इसकी निंदा नहीं की। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद तेजस्वी सूर्या को सबसे पहले अपना भी कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। जो कह रहे थे कि हमास और फिलिस्तीन के बीच कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमास का यार है, भारत का गद्दार है। जो हमास का यार है, भारत का गद्दार है। इजराइल हमारा भाई है। बनारस में कुछ वकील इजराइल के समर्थन में सड़क पर आ गए। इन लोगों का यही कहना था कि वे सभी प्रकार के आतंक के खिलाफ हैं। बनारस में कई जगहों पर इजराइल भारत की दोस्ती के पोस्टर भी लगाए गए हैं। लेकिन अब जब भारत फलस्तीन की मांग के साथ आ गया है, क्या ये लोग फलस्तीन के लिए भी प्रदर्शन करेंगे? गजा के लोगों के लिए भी प्रदर्शन करेंगे? फलस्तीन की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन करने लगे। क्या अब उनसे मुकदमा हटा लिया जाएगा, रिहा किया जाएगा? विदेश मंत्रालय ही फलस्तीन की मांग कर रहा है। जैसे बनारस में वकील इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन कर सकते हैं, वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फलस्तीन के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं? 7 अक्टूबर के हमले के बाद से कई देशों में प्रतिक्रियाएं आ गई थीं। कई देशों ने 2 राष्ट्र की बात साफ साफ कह दी, मगर भारत की प्रतिक्रिया 6 दिन के बाद आई। इतने दिन क्यों लगे, विदेश मंत्री बता सकते हैं। जबकि कांग्रेस के कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया 8 अक्टूबर को आ गई थी। क्या यह अजीब नहीं कि विपक्षी दल की प्रतिक्रिया पहले आती है सरकार की 4 दिनों के बाद? हमले के 6 दिन के बाद विदेश मंत्रालय की जब प्रतिक्रिया आई, तब फिर आईटी सेल वालों का मजाक उड़ने लगा, जो फलस्तीन की मांग की बात को हमास से जोड़ रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं कि इस मामले में हमारी लंबे समय से नीति रही है कि भारत संप्रभु, स्वतंत्र और सक्षम फलस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमाओं की सुरक्षित पहचान होनी चाहिए और इजराइल के साथ शांति होनी चाहिए। उम्मीद है उन लोगों को इस बयान से फर्क समझ आ गया होगा कि हमास की निंदा करना, फलस्तीन का समर्थन करना दोनों अलग मामला है। यह सब चलता रहेगा, लेकिन क्या इजराइल गजा को मोहलत देगा, मदद का रास्ता देगा? हमास पर भी बंधकों को रिहा करने का दबाव होना चाहिए, ताकि इस समस्या के हल के लिए भी रास्ता बने। आपने इतना लंबा वीडियो धीरज के साथ देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।